नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। एक 105 जी या छा संपत्ति के संवहन की सूचना। अब संपत्ति को संवहन कर लिया है, उसकी सूचना भी देनी आवश्यक है, तो वो क्लॉज 1 कहता है, यदि धारा 105 डी के अधीन जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि सभी या कोई संपत्ति अपराध का आगम है, तो वह ऐसे व्यक्ति पर जिसे इसमें इसके पश्चात प्रभावित व्यक्ति कहा गया है ऐसी सूचना की तामील कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह उस सूचना में निर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के भीतर उस आय, उपार्जन या आस्तियों के विस्रोत जिनसे या जिनके द्वारा उसने संपत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता है तथा अन्य सुसंगत जानकारी की और विशिष्टियां उपदर्शित करे और यह कारण बताए कि यथार्थ स्थिति ऐसी सभी या किसी संपत्ति को अपराध का आगम क्यों न घोषित किया जाए और उसे केंद्रीय सरकार को क्यों न संबद्ध कर लिया जाए। मतलब संपत्ति के संपूर्ण की सूचना नंबर 1 है, जिसमें उन्होंने कहा सेक्शन 105 डी के अंतर्गत जांच की, अन्वेषण किया, सर्वेक्षण किया, उसके परिणाम स्वरूप ने क्या किया, न्यायालय के पास विश्वास करने का कारण है कि सभी या कोई संपत्ति अपराध का आगम है, मतलब अपराध के माध्यम से वो उत्पन्न हुई है, अपराध के माध्यम से वो ली गई है, अपराध में उसका उपयोग हुआ है। तो वो ऐसे व्यक्ति से, जिससे संहिता में बाद में उन्होंने क्या कहा है, व्यथित व्यक्ति कहा है, पश्चात प्रभावित व्यक्ति का है, जो उससे प्रभावित हो रहा है, ऐसी सूचना की तामील उस पर की जाएगी और उससे ऐसी अपेक्षा की जाएगी कि वो बताए कि ऐसी संपत्ति उसने कैसे अर्जित की, उसके अर्जन के क्या साधन थे, किस स्रोत से उसने अर्जित किया है, और सारी की सारी डिटेल, और जो भी सुसंगत हैं उससे संबंधित कि वो संपत्ति अपराध का कारण नहीं है या अपराध से उत्पन्न नहीं हुई है, तो वो सब सुसंगत जानकारी विशिष्टियां उपदर्शित करे और यह कारण बताए कि यथास्थिति सभी या किसी संपत्ति को अपराध का आगम क्यों ना घोषित किया जाए। मान लो ऐसा वो नहीं बता पा रहा है और उसको कहा जाएगा कि क्यों ना आपकी संपत्ति को अपराध का आगम घोषित किया जाए, या इसके अन्यथा यदि वो सिद्ध नहीं कर पाता है कि वो संपत्ति उसने लीगली अर्जित की है और उसे केंद्र सरकार को क्यों ना संपर्क कर जाए, और यदि ऐसा है तो क्यों ना उसकी संपत्ति को केंद्र सरकार संपर्क कर ले यदि वो अपराध के माध्यम से उत्पन्न हुई है या अपराध के आगम से वो आई है। तो 105 का जी या छा। क्लॉज 2 है, जहां किसी व्यक्ति को उपधारा 1 के अधीन सूचना में यह निर्दिष्ट किया जाता है कि कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित है, वहां सूचना की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी। मतलब वहाँ ये क्लॉज भी दे दिया है कि मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि वो तो किसी और के पास है या किसी और के नाम है, किसी व्यक्ति की ओर से कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित है, किसी व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा धारित है, मतलब जो धारित कर रहा है वो व्यक्ति नहीं है जिसकी वो है, तो न्यायालय ऐसे उस व्यक्ति पर भी सूचना की तामील कराएगा। तो एक सेक्शन 105 जी या छा। अब हम देखते हैं अगले नेक्स्ट 105 कतिपय मामलों में संपत्ति का संवहन। और भी कई मामले हो सकते हैं जिसमें संपत्ति को फॉरफीच या संवहन किया जा सकता है। नंबर 1, न्यायालय धारा 105(6) के अधीन जारी की गई कारण बताओ सूचना के स्पष्टीकरण पर यदि कोई हो और उसके समक्ष उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात तथा प्रभावित व्यक्ति को, और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है, वहां ऐसे अन्य व्यक्ति को भी सुनवाई का युक्त अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा अपना यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि प्रश्न का सभी या कोई संपत्ति अपराध का आगम है या नहीं। मतलब वो हो गया कतिपय मामलों में संपत्ति का संवहन। मतलब आपने जो अभी इससे पहले सेक्शन देखा 105(6) जिसमें सूचना दी गई थी ऐसे व्यक्ति को कि वो बताए, कारण बताए कि वो जो आगम है, जो संपत्ति है, अपराध के आगम से उत्पन्न नहीं हुई है, वो आगम बताता है, अपने सुसंगत तथ्य बताता है और आय का स्रोत बताता है। उन सबको जांच परख करने के बाद, स्पष्टीकरण के बाद, उपलब्ध सामग्री विचार करने के पश्चात
व्यक्ति को, और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम से हद करना बताता है, तो ऐसे उस व्यक्ति को भी सूचना की तामील कराने के बाद उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी देने के पश्चात आदेश द्वारा यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि प्रश्न के सभी या कोई संपत्ति अपराध का आगम है या नहीं। मतलब सारी जांच परख कर लेंगे, उस व्यक्ति को भी मौका देंगे जो कहता है कि भाई वो संपत्ति किसी अन्य के लिए धारण करता है, तो उस धारित व्यक्ति को भी जिसके बारे में बताता है वो, उसको भी युक्त अवसर दिया जाएगा सुनवाई का। वो सारी तथ्य, वो सारे सुसंगत साक्ष्य सब उपलब्ध कराने के बाद न्यायालय जांच करने के बाद, और न्यायालय को लगता है प्रश्नगत कर मतलब देखने के बाद कोई संपत्ति अपराध का आगम है या नहीं, उस पर डिसाइड करेगा। वहीं प्रोविजो है, परंतु यदि प्रभावित व्यक्ति और मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति भी न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता या कारण बताओ सूचना में विनिष्ट 30 दिन की अवधि के भीतर उसके समक्ष अपना मामला अभ्यावेदित नहीं करता है, तो न्यायालय अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस उपधारा के अधीन एक पक्षीय निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए अग्रसर हो जाएगा। वहीं पर एक प्रोविजो भी दे रखा है। वहीं प्रभावित व्यक्ति है या उसकी तरफ से वह किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से उस संपत्ति को धारण करता है, तो उस व्यक्ति को भी सूचना होने के बाद 30 दिन का समय निकल जाने के बाद कोई भी उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय एक पक्षीय आदेश कर सकता है। 30 दिन का समय दिया जाएगा। वो ऊपर भी अपना था, कर्तव्य मामला संपत्ति के संपन्न करने से पहले सूचना देने के बाद 30 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है। वहां क्लॉज 2 है, जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि कारण बताओ सूचना में निर्दिष्ट संपत्ति में से कुछ अपराध का आगम है, किंतु ऐसी संपत्ति की विनिष्ट रूप से पहचान करना संभव नहीं है, वहां न्यायालय के लिए ऐसी संपत्ति को विनिष्ट करना जो उसके सर्वोत्तम अधीन निष्कर्ष अभिलिखित करना विधिपूर्ण होगा। जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि कारण बताओ सूचना में निर्दिष्ट संपत्ति में से कुछ अपराध का आगम है, किंतु ऐसी संपत्ति की विनिष्ट रूप से पहचान करना संभव नहीं है, वहां न्यायालय के लिए ऐसी संपत्ति को विनिष्ट करना जो उसके सर्वोत्तम अधीन निष्कर्ष अभिलिखित करना विधिपूर्ण होगा। ठीक है। मतलब इसमें ये कह रहे हैं उसमें जो संपत्ति है उसमें से कुछ संपत्ति ऐसी है जो उसके आगम लगती है, जो अपराध का आगम है, किंतु ऐसी संपत्ति विनिष्ट रूप से पहचान करना संभव नहीं हो पा रहा है कि वो संपत्ति कौन सी है, तो न्यायालय ऐसी संपत्ति को विनिष्ट करना जो उसको सर्वोत्तम अधीन है, मतलब उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सर्वोत्तम अधीन है, उसको उसमें मानेगा और उसको विनिष्ट अभिलिखित करना विधिपूर्ण मानेगा और विधिपूर्ण करेगा। क्लॉज 3, जहां न्यायालय इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई संपत्ति अपराध का आगम है, मतलब सेक्शन है, इस सेक्शन के अंतर्गत न्यायालय को लगता है कि जो संपत्ति है वो अपराध का आगम है, वहां ऐसी संपत्ति सभी बिल्लंगमों इनकम्बरेंस से मुक्त होकर केंद्र सरकार को समर्पित हो जाएगी। हमारे सारे के सारे भार उसके ऊपर से हट जाएंगे, वो संपत्ति केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चली जाएगी। केंद्र सरकार उसको अपने अधीन कर लेगा, अपने संरक्षण में उसको ले लेगा। क्लॉज 4, जहां किसी कंपनी के कोई शेयर इस धारा के अधीन केंद्र सरकार को संपत्त हो जाते हैं, वहां कंपनी अधिनियम 1956 का 1 में या कंपनी के संगम अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी अपनी कंपनी केंद्रीय सरकार को ऐसे शेयरों के अंतर्ती के रूप में तुरंत रजिस्टर करेगी। मानो किसी कंपनी के शेयर इसके अंदर संपत्त हो जाते हैं, तो केंद्र सरकार वो क्या करेगी, कंपनी अधिनियम 1956 का 1 या कंपनी के संगम अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कंपनी तुरंत केंद्र सरकार को वो शेयर अपने सारे अंतर्ती के रूप में उसे तुरंत रजिस्टर कर लेगी। केंद्र सरकार को तुरंत अंतर्ती के ट्रांसफरी के रूप में रजिस्टर्ड कर लेगी।